हेलो जक्कास, मैं राजकमल वर्मा गदर 12 बैच टर्म 1 क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे साथ इसी बैच में फिजिक्स के वेरी अल्टीमेट सर सौरभ सर डिस्कस करेंगे और वेरी स्पेशल आशीष सर मैथमेटिक्स डील करेंगे। ठीक है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो चैप्टर है सॉल्यूशन का क्या क्या टॉपिक हैं, कैसे हमें रिवाइज करना है। हम फटाफट रिवाइज कराते हैं आपको। सबसे पहले आता है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बच्चे, सॉल्यूशन को अगर हम डिफाइन करते हैं ना तो सॉल्यूशन क्या है। इट इज़ अ होमोजीनियस, सुन लीजिएगा ध्यान से, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट whose homogeneity vary within a certain limit, जिसकी होमोजेनिटी एक सर्टेन लिमिट तक वेरी करती है। इसी होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं, दैट इज नॉन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में बोलते हैं, सॉल्यूशन होता क्या है। इट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो डिसॉल्व किया जाता है। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें डिसॉल्व होता है, सॉलिड डिसॉल्व होता है। मतलब सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्यूशन पावर होती है। देखिए, यहाँ कम और ज़्यादा अमाउंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। ऐसा जैसे हमने कहा शुगर है, शुगर को पानी में डालेंगे तो शुगर पानी में घुलेगी, मतलब शुगर है सॉल्यूट। और पानी जो दिया गया, वाटर जो दिया गया, वो क्या है बच्चों, वाटर इज सॉल्वेंट। अब शुगर का अमाउंट अगर ज़्यादा भी होता है वाटर से, तब भी शुगर ही पानी में घुलेगी। सीधा सा कंसेप्ट है कि भाई खरबूजा चाहे चाकू के ऊपर गिराओ या चाकू खरबूजे के ऊपर, कटना क्या है, दैट इज़ खरबूजा। यही कंसेप्ट है कि शुगर का अमाउंट कम हो चाहे ज़्यादा हो वाटर के कंपैरिजन में, लेकिन जो घुलने वाला सब्सटेंस है वो क्या है, शुगर। और घुलने की पावर जिसके पास है दैट इज़, घुलने की पावर जिसके पास है दैट इज वाटर। और एक और बात याद रखिएगा, देखिए जो सॉल्वेंट होता है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अच्छा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बताएं, वाटर इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि वाटर में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो इसीलिए वाटर को हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब आता है कि जो सॉल्यूशन है, देखिए हमारे पास में जो सॉल्यूशन होगा बेसिकली इस चैप्टर में जो एनालिसिस करना है दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन में तीन केस बनेंगे, कौन कौन से। एक आता है गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, और दूसरा आता है गैस इन लिक्विड, दूसरा आता है लिक्विड इन लिक्विड, इन लिक्विड, और तीसरा आता है बच्चों सॉलिड इन लिक्विड। तीन सॉल्यूशन है गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस क्या है, अगर गैस इन लिक्विड के बारे में देखें तो क्या हो गया, इट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और इक्वल्स टू बनता है सॉल्यूशन। तो बेटा ये जो सॉल्यूट है ये गैस है और ये क्या है, लिक्विड है, और ये भी क्या है, लिक्विड। ठीक है, इसी तरह से इनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होंगे, जबकि इसमें सॉल्यूट तो सॉलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो सॉल्वेंट, देखिए लिक्विड लिक्विड लिक्विड, इन तीनों केस में सॉल्वेंट लिक्विड है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। क्लियर होगा कि नहीं बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए इनका डिस्कशन से पहले कुछ कंसंट्रेशन टर्म हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। तो हमने लिखा भाई कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। एक होता है परसेंटेज कंसंट्रेशन,
पहला कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज, इसमें 3 टाइप के केस है। ए है परसेंटेज मास बाई मास। पहला कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज मास बाई मास। इट इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन into 100। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन into 100। एक एग्जांपल लिया हमने, फॉर एग्जांपल 50 ग्राम सॉल्यूट इज इन 200 ग्राम सॉल्यूशन। फाइंड आउट परसेंटेज मास बाई मास। या तो ऐसे लिखा होगा परसेंटेज मास बाई मास, या सिर्फ इतना लिखा होगा परसेंटेज बाई मास। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है 50%, बी है 75% और सी दिया गया है 25% और डी दिया गया है दैट इज 15%। क्या है, 15%। 4 ऑप्शन दे दिए गए। बच्चे देखिए, सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं बेसिकली कैसे, फॉर्मूला लगाई, कुछ भी नहीं, कंसेप्ट का फॉर्मूला लगाई, परसेंटेज बाई मास इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 50 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम इंटू 100, दिस आंसर हो गया 25%। आंसर क्या हो गया, 25%। क्लियर हो गया कि नहीं। फिर से देखिए, नेक्स्ट परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म आता है बी, दैट परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम क्या होगा बच्चे, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम होगा मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। देखो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि सॉल्यूट का मास लेना है। जैसे एक एग्जांपल लिया कि 90 ग्राम सॉल्यूट इज इन 300 ml solution। व्हाट इज परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। एक ऑप्शन दिया गया है दैट इज 50%। कितना दिया गया, 50%। दूसरा ऑप्शन दिया गया 30%। तीसरा ऑप्शन दिया गया 90% और चौथा ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दिस, नन। चौथा ऑप्शन दे दिया गया नन ऑफ दिस। तो देखते हैं बेटा, आंसर सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, दैट इज इक्वल्स टू परसेंटेज। अब आता है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 300 इंटू 100, ये कट गया, दैट इज 30%। बच्चे 30% मतलब आंसर हो गया बी। कौन सा आंसर हो गया, बी। एक चीज़ ज़रूर याद रखेंगे बेटा, एक चीज़ ज़रूर याद रखेंगे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ट्रिक भी क्या करिएगा, फास्ट सॉल्व करने की। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपको डायरेक्ट समझ में आया डायरेक्ट सॉल्व करके क्या कर देंगे आंसर, आपको बबल फिल करना है। और जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा बेटा, आपके जो आंसर हैं वो बबल के फॉर्म में सबमिट होने वाले हैं। तो ये ज़रूर याद रखें कि जब आप पेपर सॉल्व करेंगे टर्म 1 में OMR सीट बहुत ध्यान से भरना होगा आपको, क्योंकि अगर OMR सीट ध्यान से नहीं भरेंगे, आपने क्या कर दिया, पेपर में तो क्वेश्चन टिक कर दिया, कट, बाद में कह रहे अरे सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा,
OMR भरने का टाइम नहीं बचा। अरे भाई क्वेश्चन 2 कम करो, लेकिन OMR सीट प्रॉपर तरीके से फिल करना होगा, बहुत ध्यान से भरना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो ये परसेंटेज, कौन सा केस हमने बताया, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। तो बच्चों परसेंटेज, नेक्स्ट आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब नाम से ही लग गया होगा, क्या होना चाहिए, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम होना चाहिए। तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100 करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका भी एक एग्जांपल ले देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया कि भाई 200 ml सॉल्यूट इज इन 1000 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्ट यहां सॉल्व ही कर देते हैं। 200 डिवाइडेड बाई 1000 और इंटू 100, 0 0 0 0 0, तो आंसर आ गया 20%। कितना आ गया बेटा, 20%। तो आंसर हमारा बनेगा 20%। क्लियर हो गया बच्चे। तो परसेंटेज एनालिसिस जो हमने किया, अभी क्या किया, परसेंटेज एनालिसिस, ओके। तो परसेंटेज एनालिसिस करें इस सॉल्यूशन चैप्टर का, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज लेक्चर 1 सॉल्यूशन, लेक्चर 1 हम यहां पर लिख दे रहे हैं, इट इज L1 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो कंसंट्रेशन टर्म है, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है बेटा। अब आता है नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म लेंगे बच्चे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स। अब आता है मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा। मोल फ्रैक्शन बेसिकली होता है, जैसे हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, इसमें 2 कंपोनेंट हैं, एक ए और एक बी, इसको हम सॉल्यूट बोल रहे हैं और ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब देखो बार बार हम ना चैप्टर में ए को सॉल्यूट रखेंगे और बी को सॉल्वेंट रखेंगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Na, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू XA, दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, Na डिवाइडेड बाई N टोटल, मतलब XA इक्वल्स टू आएगा Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, ठीक है। सिमिलरली XB क्या हो जाएगा, XB, तो XB आ जाएगा NB डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। क्लियर हो गया बच्चे। और समीशन चेक करते हैं, XA प्लस XB इक्वल्स टू, अगर इनको चेक करेंगे तो ये हमारा आएगा 1, मतलब आप रिप्रेजेंट भी करना चाहें तो XA इक्वल्स टू 1 माइनस XB और XB इक्वल्स टू 1 माइनस XA, इस तरह से भी बता सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी सॉल्यूशन में चाहे जितने कंपोनेंट डाल दो, किसी भी सॉल्यूशन में चाहे जितने कंपोनेंट डाल दो, उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन का सब्सटेंस, ये मिक्सचर है, मोल फ्रैक्शंस का सब्सटेंस हमेशा 1 रहता है। और एक चीज़ और याद रखिए बेटा, मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन में केवल और केवल एक सॉल्वेंट होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने, एक सॉल्यूशन है, देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि भाई ए एक सॉल्यूशन है और इसमें 3 कंपोनेंट है,
5 मोल्स ऑफ ए और ये हो गया 10 मोल्स ऑफ बी और यहाँ पर एक और आ गया दैट इज 15 मोल्स ऑफ सी। ठीक है, तो चलिए हम बात करें व्हाट इज एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी। व्हाट इज एक्स ए, तो हमने लिखा कि भाई एक्स ए क्या होगा, तुरंत आप करेंगे एक्स ए इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाई एन टोटल, एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5/5 प्लस 10 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 5/30 दैट इज इक्वल्स टू 1/6। ऐसे ही एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा एन बी अपॉन एन टोटल। एन बी बेटा क्या है, एन बी है 10/30, आंसर हो गया 1/3। और एक्स सी इक्वल्स टू एक्स सी हो जाएगा 15/30 और ये हो जाएगा 1/2। तो अगर आप 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 करके चेक करते हैं तो ये बेटा आएगा 6/6 दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा 1 रहेगा। क्लियर हो गया कि नहीं बच्चे? अब आता है कि ये तो मोल फ्रैक्शन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इक्वल्स होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहां से इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मोल पर केजी और मोलल और स्मॉल m कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन बच्चे देखिए क्वेश्चन कैसे लिया हमने लिखा कि 100 ग्राम NaOH is in 100 ग्राम NaOH is in 600 ग्राम solution. Find out molality of solution। देखो एक चीज याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, यहाँ 600 ग्राम दिया गया दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, और जनरली भाग दौड़ करते हैं 600 ग्राम मतलब 0.6 kg। अरे भाई 0.6 kg तो मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन आ रहा है 0.6 kg, हमें तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू कितना हो जाता है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम तो एन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, एन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 40, आंसर आ गया 2.5 मोल। क्लियर? अब आता है मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट तुरंत करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या हो गया 600 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू 500 ग्राम दैट इज इक्वल्स टू 0.5 kg, 0.5 किलोग्राम क्या हो जाएगा 0.5 kg या 0.5 किलोग्राम। तो हमने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया। अब आता है मोलैलिटी है, याद रखिएगा स्मॉल m, लैलिटी वाला। ठीक है, स्मॉल m दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, केजी में। ठीक है, तो आ गया 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो आंसर आ गया 5 मोलल या 5 स्मॉल एम, आंसर आ गया 5 स्मॉल एम। तो बच्चे जानते हो ये क्वेश्चन में, ये जरूर याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में यही 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। यहाँ पर जब सॉल्यूशन दिया जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्यूशन दिया जाए तो हमें लेना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास हटा देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये देखिए कंसंट्रेशन टर्म में एक हमने डिस्कस किया मोलरिटी। अब आता है नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है बच्चे मोलरिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम, और ये होता है एन सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बच्चे, तो इसका यूनिट क्या बनता है, मोल पर लीटर और मोलर और कैपिटल एम। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन लिया है कि भाई 90 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COH is in 90 ग्राम एसिटिक एसिड is in 5 लीटर सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट मोलरिटी, क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी, कैलकुलेट मोलरिटी। तुरंत आप लिखेंगे कि भाई मोलरिटी इक्वल्स टू, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 90 ग्राम, 90 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 5, तो क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर हो गया 0.3। और कैपिटल एम क्या लिखेंगे, 0.3 कैपिटल एम, मतलब हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिया कि फाइंड आउट मास ऑफ NaOH present in 0.5 लीटर 0.5 मोलर सॉल्यूशन इसमें। तो पहला काम अपन को क्या करना है, हमें मोलरिटी दी गई है तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है बेटा, मोलरिटी। हमने लिखा मोलरिटी इक्वल्स टू एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। जो जो वैल्यू दी गई फटाफट रखेंगे, जो वैल्यू दी गई है बहुत फास्ट इसको प्लेस करेंगे। देखो बेटा, जो भी वैल्यू दी गई है इसको प्लेस कर देंगे। सबसे पहले मोलरिटी, क्वेश्चन में मोलरिटी कितना दिया गया है, दैट इज 0.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10 सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर 0.5। तो बताइए इट एम्प्लॉयज दैट एन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, दैट इज 0.5 इंटू 0.5 दैट इज 0.25। कितना आ गया, 0.25 मोल्स। अब ये 0.25 मोल्स आ गए। क्लियर है कि नहीं बेटा। अब नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद मास वाला फॉर्मूला, एन ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस, वो भी ग्राम में, डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या करेंगे बच्चे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, दैट इज देखो 0.25 मास निकालना है, मास डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास NaOH का होता है 40। क्या होता है 40, मल्टीप्लाई करिए तो मास इक्वल्स टू हो जाएगा
40 इंटू 0.25, आंसर आ गया 10 ग्राम। आंसर क्या है बेटा? 10 ग्राम। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे नोट पॉइंट मैं बता दूं कि अगर कहीं यूज़ हो जाए, एक आता है मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता है? मोलर सॉल्यूशन का मतलब है 1 मोलरिटी कितनी है? 1 m। अगर लिखा है सेमी मोलर, सेमी मोलर नहीं पता चलता कई बच्चों को, सेमी का मतलब है 0.5 मोलर। एक लिखा हो डेसी मोलर, डेसी मोलर, तो इसका मतलब होता है बेटा 0.1 कैपिटल M। और एक होगा सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, तो बेटा देखो सेंटीमोलर में आ जाएगा 0.01, ठीक है। अगर एक लिखा होता है मिली मोलर, क्या है? मिली मोलर, तो ये जानते हो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 0.001 मोलरिटी में 1000 से डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 1000 मोलर। तो ऐसे अगर आपके पास टर्म आए तो मीनिंग भी पता होना चाहिए, मीनिंग भी पता होना चाहिए कि भाई क्या होते हैं सेंटीमोलर, क्या होते हैं, ये सारी वैल्यू पता होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? तो ये तो कंसंट्रेशन टर्म में मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म हम यूज़ कर रहे थे। अब आता है मोलरिटी के बाद हम बात करते हैं, देखो इसी में नॉर्मेलिटी, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है नॉर्मेलिटी। बच्चों सभी लोग ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पढ़ना ज़रूरी है, क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं दैट इज़ नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, इट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यूनिट हो जाएगा इक्विवेलेंट पर लीटर, और इक्विवेलेंट पर लीटर, और नॉर्मल, और कैपिटल N। देखो बेटा इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है इट इज मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास भी आता है दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई N फैक्टर। लेकिन अब ये सब आगे आप रिडॉक्स में पढ़ चुके होंगे, 11th क्लास में ये सब बताया जाता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन लिया है कि भाई फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 490 ग्राम H2SO4 in 10 लीटर सॉल्यूशन। बेटा देखो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू 49। कितना होता है? 49। तो देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नॉर्मेलिटी के लिए चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इन ग्राम लेते हैं और ये ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो बच्चे देखिए ये क्या दिया गया है, दैट इज 490 ग्राम डिवाइडेड बाई, और इसका 49 ग्राम।
तो ये हो जाएगा बेसिकली 10 इक्विवेलेंट। क्या हो गया बेटा? 10 इक्विवेलेंट। अब नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड 10 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 10। आंसर आ गया 1 नॉर्मल। क्या आ गया? 1 नॉर्मल। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? तो नॉर्मेलिटी क्या होगी ये पता होना चाहिए, नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब इसमें भी वही कि 1 नॉर्मल, नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब 1 नॉर्मल, सेमी नॉर्मल मतलब क्या हो जाएगा? सेमी नॉर्मल विल बी दैट इज 0.5 नॉर्मल। और एक क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन है कि फाइंड आउट ppm concentration if 20 ml CO2 is present in 500 ml, प्रेजेंट इन 5 लीटर कर देते क्वेश्चन में, 5 लीटर एयर। तो ppm कंसंट्रेशन बाई वॉल्यूम आएगा। पार्ट्स क्या है? वॉल्यूम के टर्म में ppm इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू 10 टू द पावर 6। वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 दिया गया 20 ml और ये क्या हो जाएगा? 5000 ml इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो देखिए कितना है, 0 से 0 कट गया और हमारे पास में हो गया कितना पावर? यहाँ पर हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 2 0 कम कर दो, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 20,000 बाई 5। तो ये जानते हो कितना हो जाएगा? दैट इज 4000 ppm। ठीक है बच्चे, तो ppm कंसंट्रेशन, यहाँ पर हमने किसको डिस्कस किया? ppm कंसंट्रेशन। तो देखिए जो कंसंट्रेशन टर्म वाले सारे पॉइंट हमने कवर कर दिए हैं कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है। अब इसके आगे का जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, आराम से पढ़ते रहिए, नोट्स प्रॉपर देख लीजिएगा और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अभी टाइम है आपके पास, क्वेश्चन की प्रैक्टिस धड़ाधड़ प्रैक्टिस करिए। टारगेट बना लीजिएगा कि हमें हर चैप्टर से, सपोज हर चैप्टर से आपने 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पक्के मार्क्स तो फुल आएंगे। ठीक है, ओके बच्चे, गुड लक, झक्कास।